Good morning, dear students. Today we are just going to explain your question number first, that is one from NCERT exercise. तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन दिया बेटा कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले तो ध्यान से इसी स्टेटमेंट को हम पकड़ के चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने एक्सपीरियंस किया नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आइए समझते हैं पहले इस लाइन को ही कि हमारे पास मान लीजिए दो फोर्सेज हैं। दो फोर्सेज कौन कौन से हैं बेटा? एक फोर्स तो हमारे पास कौन सा है, ठीक, एक फोर्स हमारे पास है F1, दूसरा फोर्स है हमारे पास F2, राइट। अब दोनों फोर्स हमें दे रखे हैं, इन दोनों फोर्स का नेट फोर्स या तो F2 माइनस F1 होगा या F1 माइनस F2 होगा। तो ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1। तो पहले मैं इसको ही लेके चल रहा हूं, चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फिलहाल इस केस में। तो इसका मास हमने मान लिया m बेटा, कितना मान लिया है? मास m मान लिया। ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि इसका नेट जो ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा ये एक्सपीरियंस करता है नेट जीरो एक्सटर्नल फोर्स। मतलब जो ये नेट फोर्स है ये कितना दे रखा है आपको? जीरो। इसका मतलब नेट फोर्स किसके बराबर है बेटा? इसके बराबर है। इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया बेटा? जीरो के बराबर हो गया, राइट। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा? एम ए इज इक्वल टू जीरो। एम ए इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आया? जीरो के बराबर आया, राइट। क्या एम जीरो होता है? किसी का भी मास जीरो होता है? देखिए मास जीरो नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं होता। इसका मतलब यहां से क्या लिखेंगे हम? दिस इंप्लाइज मास नॉट इक्वल टू जीरो बट ए इज इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ए इज इक्वल टू जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। यहां तक क्लियर हो गया। तो यहां पर ये चीज आपको क्लियर हो रही है कैसे? अब ये क्या चक्कर है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी? नेट फोर्स है। लेट अस सपोज हमने मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट नेट फोर्स इस साइड चलता है अगर F1 ज्यादा है, क्योंकि देखिए F1 माइनस F2 लिया ना मैंने, इसका मतलब ये वाली फोर्स ज्यादा है, तो ज्यादा वाली फोर्स इधर आएगी, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? इधर आएगी। ये क्या आएगी आपकी? नेट फोर्स। क्लियर? ये नेट फोर्स आएगी। तो इसको प्रॉपरली लिख देता हूं मैं, ये साफ नहीं लिखा गया था। यहां पर क्या लिखेंगे? नेट, और यहां पर लिखेंगे फोर्स। क्लियर? अच्छा, अब ये किस एक्सेलरेशन से जा रही है बेटा? जीरो एक्सेलरेशन से। अब क्वेश्चन ये राइज होता है एक्सेलरेशन जीरो आती कब है? एक्सेलरेशन जीरो कब आती है? तो ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए वेलोसिटी v1 कितनी है? 3, v2 कितनी है? 3, v3 कितनी है? 3, तो एक्सेलरेशन बेटा कितना आता है? इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, डेट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? जीरो आएगा कि नहीं आएगा? एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब अगर वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो आएगा तो बैक चलते हैं, नेट फोर्स भी कितना आएगा बेटा? जीरो आएगा। तो पहला पॉइंट नोट डाउन करेंगे, इफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। पहली कंडीशन समझ में आ गई। चलो जी, आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तब एक्सेलरेशन जीरो आएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे एक्सेलरेशन की जीरो, तो नेट फोर्स किसके बराबर आएगा बेटा? ऑटोमेटिकली जीरो के बराबर आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है? इफ, दूसरी कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम? इफ क्या लिखेंगे? इफ देयर विल नो चेंज in direction and magnitude। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि देखो अगर उसमें चेंज नहीं आया, ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हुई और ना ही उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा? फिर अगेन जीरो आएगा। क्लियर? नोट डाउन कर लिया बेटा? यहां तक नोट डाउन करो, फिर तीसरा पॉइंट लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बेटा? यहां पर तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट हमारे पास, अगर यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, अगर यहां पर नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स, तब भी ऐसा होगा।
अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो भी आपका मोशन रेजिस्ट नहीं करेगा और वो चीज आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती चली जाएगी। क्योंकि देखिए अगर कोई बॉडी ऐसे चल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन है ही नहीं, मान लीजिए यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 3 है, तो उसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं ना, तो यहाँ पर भी कितनी होगी 3 होगी, यहाँ पर भी कितनी होगी 3 होगी। लेकिन दूसरा केस समझिए, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन है तो यहाँ पर 3 होगी, यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर 1 होगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0 या 1 लगा लीजिए, यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो स्टॉप हो जाएगी, इसका मतलब अगर फ्रिक्शन है तो स्टॉप होती है, वेलोसिटी कम होती है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर भी कितनी आएगी 3 और यहाँ पर भी कितनी आएगी बेटा 3। अगर ऐसा होगा तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर। चौथी चीज एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन सेम एग्जांपल, मान लीजिए आप ऐसे चल रहे हो, आपकी वेलोसिटी 3 है और सामने से एयर ब्लो कर रही है। मैं थोड़ा रब करके बना रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। एयर फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहां पर हम चल रहे हैं ऐसे और सामने से एयर आ रही है। सामने से क्या आ रही है बेटा, एयर आ रही है। मान लीजिए वेलोसिटी कितनी है आपकी 3 है, ठीक है, हमने कितनी ले ली 3 ले ली। तो आप एयर क्या करेगी, आपको रोकेगी ना, आपकी स्पीड कम करेगी। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 2, फिर दोबारा एयर रोकेगी आपको, फिर रोकेगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी 3। तो जब वेलोसिटी कम होती जा रही है तो एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि यहाँ पर एयर नहीं है, लेट अस सपोज वी आर इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन मान सकते हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी 3 और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी 3। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 3 - 3 डिवाइड बाई T2 - T1, क्योंकि ये मान लीजिए V2 है और ये क्या आपका V1, तो आंसर कितना आएगा 0। जब ये A आपका 0 आएगा तो हमारा नेट फोर्स भी कितना आएगा 0 आएगा। लेकिन क्या बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे नहीं है, बॉडी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी है, बॉडी ट्रैवलिंग विद नॉन जीरो वेलोसिटी, नॉन जीरो जीरो वेलोसिटी तो नहीं है ना। तो दिस इज योर क्वेश्चन। तो आंसर आएगा यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। दीज आर द 4 कंडीशन with which you can say that whenever we are having net force 0 but body is moving with non-zero velocity. Okay, thank you.